गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एंजियोस्पर्म एनाटॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी स्टार्ट करेंगे। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि एंजियोस्पर्म एनाटॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पूर्व में मैंने आपको सिलेबस जो है वो बता दिया था कि इस पेपर में क्या सिलेबस रहेगा। तो जैसे प्लांट एनाटॉमी यानी कि पादप शारीरिक एंड हिस्टोलॉजी यानी कि भौतिकी। तो प्लांट एनाटॉमी जो विषय है वो पौधे के आंतरिक जो संरचना है उसके अध्ययन से संबंधित विषय है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्लांट एनाटॉमी जो है वो पादपों के अंदर जो कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं उनका अध्ययन है। और इसी प्रकार से जो इस विषय के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू या टिश्यूज़ का आपस में जो इंटर रिलेशन है यानी संबंध है उसका भी को भी अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी यानी कि जो टिश्यूज़ हैं ऊतक हैं उनके अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। और यहाँ हम लोग जो टिश्यू की जो संरचना है स्ट्रक्चर है प्लस उसका बिहेवियर जो टिश्यू का बिहेवियर है और प्लस उसके जो फंक्शन है उनका अध्ययन करते हैं। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम यानी कि ऊतक और ऊतक तंत्र क्या है। टिश्यू जो शब्द है वो फर्स्ट टाइम जो ग्रू हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया था। और सामान्यतः जो टिश्यू है उसकी परिभाषा जैसे आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो समान प्रकार की संरचना और प्रकार्य के जो कोशिकाओं का जो समूह है ऐसी कोशिकाएं जिनके संरचना और जिनके प्रकार्य समान हैं उसे हम लोग ऊतक या टिश्यू कहते हैं। इसी परिभाषा के अंदर जो एक चीज ऐड होगी वो होगी ओरिजिन ऑफ सेल्स यानी कि किसी भी ऊतक की सभी कोशिकाएं एक ही कोशिका से व्युत्पन्न होती हैं यानी कि एक ही कोशिका से निर्मित होती हैं तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। कई बार जो कोशिकाएं हैं एक टिश्यू की उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से जो परिभाषा है टिश्यू की या ऊतक की यानी कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और जिनके प्रकार्य समान है उसे हम लोग क्या बोलेंगे ऊतक कहेंगे। प्लांट ऑर्गन्स जो हैं वो ऊतकों के द्वारा निर्मित जो ऊतक तंत्र है उसके द्वारा निर्मित होते हैं। और जो ऊतक तंत्र है वो स्वयं ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू यानी कि जो कोशिकाएं हैं टिश्यू के अंदर ऊतक के अंदर उनके अंदर विभाजन की प्रकृति के आधार यानी कि विभाजन की जो क्षमता है उसके आधार पर हम टिश्यू को दो भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजोत की ऊतक और परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक। मेरिस्टेम जो है वो इस प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो कि अविभेदित कोशिकाएं हैं यानी कि उनमें किसी पर्टिकुलर यानी कि विशेष कार्य के लिए वो कोशिकाएं अपने आप को उन्होंने परिवर्तित नहीं किया है और ये कोशिकाएं जो है इनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होगा या ऊतक होगा उसे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे या मेरिस्टेम कहेंगे। मेरिस्टेम सामान्यतः जो कोई भी पादप है उस पादप के अग्र या भाग में या उसके लेटरल पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। तो मेरिस्टेम का मुख्य कार्य कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाना है यानी कि जो डेवलपमेंट होगा वो किसके कारण से होगा मेरिस्टेम के कारण से। परमानेंट टिश्यू कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो कि किसी विशेष कार्य के लिए अपने आप को रूपांतरित यानी कि परिवर्तित कर चुकी हैं यानी कि उनके अंदर डिफरेंशिएशन हो चुका है और वो आगे फर्दर उनका क्या नहीं होता डिवीजन नहीं होता यानी कि विभाजन नहीं होता और वो अंत में उनका किसी एक स्पेसिफिक रोल उनको प्राप्त होता है यानी कि वो या तो जैसे जल संवहन के लिए हमारे पास में जाइलम है या फूड कंडक्शन के लिए हमारे पास में
फ्लोएम है। तो यानी कि इस प्रकार के कार्यों के लिए वो अपने आप को परिवर्तित कर चुकी होती है। किसी भी उत्तक के द्वारा, यानी कि जो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपने किसी स्थायी जो उसकी शेप या साइज या उनका जो फंक्शन ये वो ग्रहण करती हैं, इसी को हम लोग उत्तक का विभेदन कहते हैं। एंजियोस्पर्म जो है प्लांट बॉडी है, उनके अंदर दो प्रकार के टिश्यू हैं हमारे पास में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा मैं आपको बता चुका कि अनडिफरेंशिएटेड यानी कि अविभेदित एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो मेरिस्टेम की फॉर्मेशन करती हैं या निर्माण करती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, यानी कि वो सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। और इन कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है और इनके अंदर अबंडेंट यानी कि बहुतायत के अंदर उनके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और प्रोमिनेंट इनका यानी कि एक स्पष्ट न्यूक्लियस पाया जाएगा। मेरिस्टेम की शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से हुई है, जिसका मतलब होता है विभाज्य यानी कि विभाजनशील। और इसके अंदर जो सेल डिवीजन एक्टिविटी है वो होती है। तो इस प्रकार जो मेरिस्टेम है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसके अंदर सतत विभाजन की क्षमता पाई जाती है। टर्म जो मेरिस्टेम है वो पहली बार नागेली ने इस शब्द का उपयोग किया था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो लिमिटेड प्रकार की होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर होती है। अगर आप एनिमल में और प्लांट के अंदर एक डिफरेंस देखेंगे तो भी आपको ये डिफरेंस स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर निर्धारित होती है, उसी पर्टिकुलर स्थान के ऊपर ही कोशिकाएं विभाजन करती हैं। जबकि एनिमल्स जो हैं, एनिमल्स के अंदर ये जो स्थान है ये निर्धारित नहीं होता, ये किसी भी स्थान पर जो सेल्स हैं वो विभाजन की क्षमता रखती हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो स्थान, जो विशिष्ट स्थान है जहाँ कोशिकाएं विभाजन करेंगी, उन स्थानों को हम लोग मेरिस्टेम बोलेंगे, यानी कि उस स्थान के अंदर विभज्योतक पाया जाएगा। और मेरिस्टेमेटिक जो जोन है वो पादप की अंत तक उसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। मेरिस्टेम के जो टाइप हैं यानी कि उनके ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेम को हम लोग बांट सकते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि जो प्रो मेरिस्टेम जो है एम्ब्रियोनिक जो मेरिस्टेम है सेल्स हैं उनके द्वारा जो निर्मित जो मेरिस्टेम है वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। जबकि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वो परमानेंट टिश्यू का के अंदर वापिस से जो विभाजन की क्षमता प्राप्त हो जाती है कई बार, तो मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाता है। पोजीशन के आधार पर हम मेरिस्टेम को डिवाइड कर सकते हैं। ये तीन प्रकार का हो सकता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम शीर्षस्थ भागों के ऊपर पाया जाएगा, चाहे वो रो हो चाहे वो मूल हो, इनके दोनों के शीर्ष के ऊपर जो है एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो हमें जो पर्व संधियां हैं, पर्व संधियां यानी कि नोड्स जो हैं, यानी कि तने की पर्व जो संधियां हैं उन स्थानों के ऊपर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जो कि पर्व के साइज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। यानी कि जो डिवीजन होंगे उससे किसका निर्माण होगा, पर्व का निर्माण होगा या पर्व की जो विकास है वो होगा। लेटरल मेरिस्टेम हमारे पास में जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की फॉर्मेशन होती है, जैसे आपके पास में कैम्बियम है वो लेटरल मेरिस्टेम है। और ये जो प्लांट है, प्लांट की गर्थ यानी कि उसकी चौड़ाई के अंदर जो वृद्धि करेगा, यानी कि उसका जो डायामीटर है उसको बढ़ाएगा। डिफरेंशिएशन के आधार पर जो यानी कि विभेदन के आधार पर मेरिस्टेम है वो तीन प्रकार का है हमारे पास में, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो प्रोटोडर्म जो है वो जो चारों तरफ जो प्लांट के जो उसकी त्वचा है यानी कि जो बार्क है उसका निर्माण करेगा। और प्रोकैम्बियम हमारे पास में जो कैम्बियम इसके अंदर वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट होगा। और ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर हमारे पास में सेकेंडरी जो कैम्बियम बनता है
वो इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। अब मेरिस्टेम को हम लोग लोकेशन के आधार पर, यानी कि उसकी पोजीशन के आधार पर, जैसे हमने उसको क्या कहा, एपिकल मेरिस्टेम। तो प्लांट ग्रोथ जो है वो मेरिस्टेम की लोकेशन के आधार पर जो प्लांट ग्रोथ होगी वो होगी। एपिकल मेरिस्टेम जो टिप्स के ऊपर, यानी कि रूट और शूट के टिप के ऊपर होगा, वो प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए सप्लाई करेगा सेल्स, और जो शूट और रूट हैं उनकी लंबाई बढ़ेगी। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि प्राथमिक वृद्धि। प्राइमरी ग्रोथ जो है वो हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर और वुडी प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ मोनोकोट डाइकोट के अंदर पाई जाती है। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो परिधीय भागों के अंदर पाया जाता है, और जो सामान्यतः ये सिलेंडर के अंदर, यानी कि संवहन जो सिलेंडर है उसमें निर्मित होगा। सप्लाई ये सेंस करेगा किसके लिए, जो गर्थ है, यानी कि जो उसका चौड़ाई है तने की, या जो जड़ है उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगी। और इसे हम जो इसके द्वारा जो गर्थ के अंदर बढ़ाई, यानी कि वृद्धि होगी, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं, यानी कि द्वितीयक वृद्धि बोलेंगे। तो अधिकांश वुडी प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती है, लेकिन कुछ हर्बेशियस प्लांट के अंदर, यानी कि जो शाकीय पौधे हैं उनके अंदर भी इस प्रकार की वृद्धि होगी। लेटरल मेरिस्टेम और जो सेकेंडरी ग्रोथ वो किसके अंदर, डाइकोट्स के अंदर पाई जाती है। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट या जो मैच्योर टिश्यू है वो कोशिकाओं के विभेदन के द्वारा निर्मित होते हैं, और ये विशेष प्रकार के कामों के लिए निर्मित होते हैं। परमानेंट टिश्यू को दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे एक सिंपल या होमोजीनियस टिश्यू, यानी कि सरल या समांगी, होमोजीनियस समांगी उत्तक। दूसरा है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स और हेट्रोजीनियस टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स या जटिल या विषमांगी जो उत्तक हैं वो, तो सिंपल या होमोजीनियस टिश्यू के अंदर सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स या हेट्रोजीनियस टिश्यू के अंदर कोशिकाओं का जो प्रकार है वो अलग अलग होता है। तो सिंपल टिश्यू में आपको जैसे उदाहरण से कि बताऊं मैं आपको कि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो समान कोशिकाओं से बना होता है, और तीन प्रकार का ये हमारे पास में पदार्थों के अंदर तीन प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं हैं वो सिंपल कोशिकाएं हैं, लिविंग जीवित कोशिकाएं हैं, और ये पौधे के अंदर संचयन, यानी कि जो खाद्य पदार्थों का संचय है उसको भी कार्य करते हैं। इनके अंदर ही हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, या ट्रांसपीरेशन, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है, या जो स्त्रवण का कार्य है, यानी कि कुछ जो स्त्रावी जो पदार्थ हैं उनका स्त्रवण करने वाले जो कार्य हैं वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू द्वारा किए जाता है। पैरेन्काइमा के बारे में मैं बताऊं कि जो पैरेन्काइमा है वो एक फंडामेंटल टिश्यू है, जिसकी कोशिकाओं की सेल वॉल थिन होती है, आइसोडायामेट्रिक, यानी कि समव्यासित प्रकार की कोशिकाएं हैं, यानी कि कोशिकाएं अधिकांशतः कैसी होती हैं, समव्यासित होती हैं, और जो सेल वॉल है इनकी वो सेल्यूलोजिक होती है। इन कोशिकाओं के मध्य के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ही कम होता है। जो पौधे के जो मृदु भाग हैं, यानी कि सॉफ्ट पार्ट्स हैं, उनका निर्माण पैरेन्काइमा द्वारा किया जाता है। स्टोरेज ऑफ फूड का कार्य करते हैं, और ये पौधे के अंदर जो टर्जिडिटी, यानी कि जो उसको टर्जिड रखने की, जो प्लांट को, यानी कि उसको स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए जो आवश्यकता होती है उसको देते हैं। सॉफ्टर प्लांट्स के अंदर ये टिश्यू पाया जाएगा। कुछ जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है वो अलग अलग कामों के लिए विभेदित होते हैं, जैसे उनके अंदर यदि क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो वो भोजन का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार का जो पैरेन्काइमा होगा उसे हम लोग क्लोरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमा टिश्यू है या पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू है वो स्टिलेट प्रकार का, यानी कि उसके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो तारा
आकृति होती है, यानी कि तारे जैसी उनकी आकृति होती है। और इनके मध्य के अंदर जो एयर कैविटी है वो बड़ी बड़ी एयर कैविटी पाई जाएंगी, यानी कि वायु कोश पाए जाएंगे, और जिनके अंदर एयर को स्टोर किया जाएगा। और इस प्रकार का जो टिश्यू होगा उसे हम लोग एरेनकाइमा या वायुत्तक बोलते हैं। आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव लेयर है प्लांट्स की, वो भी क्या है, पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, लेकिन वो मॉडिफाइड सेल्स हैं, और इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। इन सेल्स के मध्य में जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो नहीं पाया जाता। अब यहाँ देखें आप लोग, जैसे फर्स्ट जो है हमारे पास में पेरेनकाइमा है, दूसरा जिसमें हम देखें आप एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं। इसी प्रकार से जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के अंदर खंभ तक पाया जाता है, यानी कि पहले से टिश्यू पाया जाता है जो अपर एपिडर्मिस यानी कि अपर जो सरफेस है उधर पाया जाएगा। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। तीसरा जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, इनके अंदर जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, यानी कि सेल वॉल किसका, लिग्निन का डिपोजिशन करेगी, यानी कि कोशिकाओं की जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, लिग्निन पाया जाएगा। या फिर दूसरे जो दृढ़ता प्रदान करेंगे सेल वॉल को, जैसे पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन इत्यादि जो केमिकल है या रसायन है वो इनके अंदर पाए जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखें हमारे पास में स्पंजी टिश्यू सामान्यतः जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स उनके अंदर पलावन देने के लिए, यानी कि पलवन की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो प्रदान करने के लिए इनके अंदर जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू है वो स्पंजी टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इनके बीच के अंदर जो बड़े बड़े एयर कैविटीज पाई जाएंगी। कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण होता है। इन कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इलोंगेटेड होती है, यानी कुछ इनकी जो लंबाई है वो इनकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है, और इनके जो किनारे हैं यानी कि जो कोणीय भाग हैं उन कोणीय भागों के अंदर पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। यानी कि आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि कोलेनकाइमा के अंदर हमेशा जो एंगुलर पोर्शन है उन एंगुलर पोर्शन के अंदर पेक्टिन का डिपोजिशन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। जो ये डार्क पोर्शन है मध्य के अंदर, जो इंटरसेल्यूलर स्पेस जहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर जो डार्क यानी कि जो ब्लैक पार्ट है ये क्या है, डिपोजिशन है। और किसका डिपोजिशन है, पेक्टिन का। इनकी जो संरचना है कुछ ओवल, सर्कुलर या पोलिंगुलर हो सकती है, यानी कि बहुभुजी हो सकती है। और सामान्यतः जो तने हैं उनकी हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा पाई जा सकती है। पीटियोल या वेन्स के चारों तरफ इस प्रकार का जो कोलेनकाइमेटस टिश्यू है वो पाया जाता है। ये जो टिश्यू है वो मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक जो क्षमता है वो देता है, इस यांत्रिक सहायता देता है, क्षमता देता है इसको, पौधे को स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए। कुछ मामलों में इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जब ये क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस का काम भी कर सकते हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू यानी कि दृढ़ उत्तक, ये जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इस प्रकार की जो उत्तक है उनकी कोशिकाएं शुरुआत में जीवित होती हैं, लेकिन धीरे धीरे इन कोशिकाओं की नॉन लिविंग के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि डेड हो जाते हैं। और इसका मुख्य कारण होता है कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में सेकेंडरी या टर्सरी जो सेल वॉल है उसका डिपोजिशन हो जाता है, और सेकेंडरी या टर्सरी जो सेल वॉल है उसके डिपोजिशन में उनके अंदर लिग्निन या विभिन्न प्रकार के जो वैक्स टाइप के जो मटेरियल है उनका डिपोजिशन होता है, जिससे वो जल के लिए अपारगम्य हो जाता है। और जल जब कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, ऐसी अवस्था के अंदर जो कोशिका है का जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इस प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जो थिकनिंग है यानी कि जो उनकी मोटाई सेल वॉल की है वो थिकनिंग किसके कारण से होगी, सेल्यूलोज के कारण से या लिग्निन के कारण से, या फिर दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं के अंदर जो अन्य कुछ
अनलिग्निफाइड एरिया भी रह जाते हैं जिनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता, और इन स्थानों को हम लोग सामान्यतः रंध्र बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। कुछ उसके अंदर जो पिट हैं वो उनका निर्माण होता है। और ये जो टिश्यू है वो मुख्य पादपों के अंदर मुख्य जो यांत्रिक ऊतक, यानी कि जो इसको पुश पुल या स्ट्रेन जो भी किसी प्रकार का शियरिंग फोर्स है उससे उसके अगेंस्ट इसको क्षमता प्रदान करता है। स्क्लेरेन्काइमेटस जो टिश्यू हैं उनके अंदर हमारे पास में कुछ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ये स्क्लेरेन्काइमा जो फाइबर है इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, यानी कि जो इनकी जो चौड़ाई है वो कम पाई जाती है, जबकि इनकी लंबाई जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। स्पिंडल शेप इनकी होती है, थिक वाल्ड सेल्स हैं इनके अंदर, और इनके जो सेल्स के जो एंड्स हैं वो टेपर्ड, और ये पेरीसाइकिल के अंदर पैचेज के रूप में, यानी कि छोटे छोटे समूहों के अंदर पाए जाते हैं, यानी डाइकोट स्टेम के अंदर ये पाए जाएंगे, जाइलम या फ्लोएम के। और ये जो हमें प्राकृतिक जो फाइबर्स हम लोग हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, फाइबर्स को देने वाले मुख्य स्रोत हैं ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। उदाहरण के रूप में जैसे हमें जूट, कोयर या हेम्प या लेनिन जो इत्यादि जो हमें फाइबर देने वाले जो प्लांट हैं वो हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ज़्यादातर जो वेस्कुलर सिस्टम उसमें पाया जाता है, और जो आउटर कवरिंग है प्लांट यानी कि एपिडर्मिस जो है या एपिडर्मल टिश्यू है उसका निर्माण है। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर देखें आप लोग तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर इंटरकनेक्टेड सेल्स का एक नेटवर्क पाया जाता है जो संपूर्ण जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर पाया जाता है। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो आपस में मिलकर एक काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है उसका कार्य करते हैं। जो इसके साथ में जल के साथ में इनके अंदर डिजोल्व्ड जो मिनरल्स हैं वो भी प्रवाहित होते हैं। प्लांट को जल और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है और जो जड़ों से अवशोषित किया जाता है और जाइलम के द्वारा परिवहित किया जाता है। फ्लोएम शुगर जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में बढ़ती है उसको ट्रांसपोर्ट संपूर्ण जो प्लांट है उसके अंदर करता है। यहाँ जाइलम देखें तो जाइलम के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी, तो अधिकांशतः जो मुख्य इसका भाग है वो वाटर कंडक्टिंग सेल्स है, और वाटर कंडक्टिंग जो सेल्स हैं वो ट्रैकीड्स या वेसल मेंबर्स के द्वारा बढ़ता है। ये जो पोर्शन है यानी कि वाटर कंडक्टिंग जो पोर्शन है जाइलम का वो ट्रैकीड्स और वेसल्स जो वेसल मेंबर्स हैं उनके द्वारा बनता है। इसमें जो वेसल मेंबर्स हैं वो वेसल्स मेंबर आपस में मिलकर एक बड़ी वेसल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इनके अंदर फाइबर का निर्माण होता है जो स्ट्रेंथ और सपोर्ट करता है इसको जाइलम। पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो मिनरल्स को लोड अनलोड करने का काम करती है, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिनरल्स को ले जाने का काम करेंगे। वेसल मेंबर्स और जो ट्रैकीड है उनके अंदर कई संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको एक ही जो नाम दिया गया वो इनको बोला जाता है ट्रैकरी एलिमेंट्स। यानी कि ट्रैकरी एलिमेंट्स में के अंदर हमारे पास में वेसल्स प्लस ट्रैकीड्स दोनों को यूज़ किया जाता है। और जो ट्रैकरी एलिमेंट्स हैं ये अपनी मैच्योरिटी यानी कि प्रौढ़ अवस्था के अंदर मृत होते हैं। अब यहाँ जाइलम कंपोनेंट्स आप देखें आपके पास में ट्रैकीड्स जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर बॉर्डर पिट्स पाए जाते हैं। वेसल्स जो हैं ये ब्रॉडर यानी कि वेसल के जो कंपोनेंट हैं या वेसल जो मेंबर्स हैं वो छोटे होते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर ये जुड़कर एक बड़ी वेसल का निर्माण करते हैं। और वेसल्स के एंड वॉल्स पर परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं जिनके अंदर छिद्रित जो प्लेट्स हैं वो पाई जाती हैं। ट्रैकीड्स की जो रेडियल वाल्स हैं उनके ऊपर हमें छिद्र पाए जाएंगे और एक ट्रैकीड से दूसरी ट्रैकीड्स में जल का जो परिवहन है वो उसकी रेडियल वाल्स के थ्रू होता है। इसी प्रकार से वेसल्स के अंदर विभिन्न प्रकार की जो
आप देखें कि इनके अंदर जो डिपोजिशन होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। कहीं जो एनुलर प्रकार का है, वलय प्रकार का डिपोजिशन है, कहीं स्पाइरल प्रकार का डिपोजिशन है, कहीं कहीं स्क्लेरन काइमेटस जो स्क्लेरिफॉर्म यानी कि जो सोपानवत सीढ़ी नुमा, रेटिकुलेट जालिकावत या पिटिड यानी कि छोटे छोटे जो पिट्स जो है उनका निर्माण होता है। फ्लोएम एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनके अंदर फ्लोएम पाया जाता है। सेवरल विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके अंदर सीव ट्यूब मेंबर्स पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कुछ प्रकार के जो फाइबर्स हैं यानी कि फ्लोएम फाइबर्स या स्क्लेरिड्स भी इनके अंदर पाई जाती हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से उनके एंड वॉल्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं और एक बड़ी सीव ट्यूब की फॉर्मेशन करती हैं। सीव ट्यूब्स के जो है वो फ्लोएम के कंडक्टिंग भाग हैं यानी कि संवहन करने वाले भाग हैं, जो सामान्यतः जो शुगर्स हैं, शर्करा जो कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर निर्मित होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पादप के अंदर ले जाने का काम करती है। यंग सीव ट्यूब की जो प्रत्येक जो मेंबर है सीव ट्यूब का यानी कि सीव एलिमेंट है, उसके अंदर प्रत्येक जो यंग कोशिका है उसके अंदर न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी इत्यादि पाई जाती है। जैसे जैसे ये कोशिकाएं मैच्योर होती हैं, इनका जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है यानी कि विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, डिसअपियर हो जाता है, और प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया है श्रिंक हो जाते हैं, और जो साइटोप्लाज्म है वो रिड्यूस होकर एक थिन पेरिफेरल लेयर के रूप में रहता है। यहाँ कोशिकाएं जीवित प्रकार की रहेंगी। सेंट्रल पार्ट के अंदर कई बार एक डेंस मटेरियल पाया जाता है, और ये जो मटेरियल या मास जो है वो स्लाइम यानी कि श्लेष्मा जैसा होता है, और इसको लाइट माइक्रोस्कोप से यानी कि प्रकाश जो सूक्ष्मदर्शी है उसके द्वारा देखा जा सकता है, और इसे हम लोग पी प्रोटीन कहते हैं। यानी कि जो पी प्रोटीन है वो इसके अंदर पाया जाएगा, यंग जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं उनके अंदर पाया जाएगा। ये जो पी प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स है यानी कि प्रोटीन्स का एक जटिल है। सीव ट्यूब मेंबर्स जब मैच्योर हो जाते हैं वो इनमें से एक या दो कंपेनियन सेल्स जो हैं उनके साथ में ये प्लाज्मोडेस्माटा के साथ द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। कंपेनियन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, और इनका जो बाकी के जो ऑर्गेनेल्स हैं, अंगक, वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं ये मेटाबॉलिज्म जो होता है सीव ट्यूब का, उसके मेटाबॉलिज्म को करती है। कंपेनियन सेल्स एक बहुत ही जो मुख्य इनका काम होता है वो मैकेनिज्म जो इसके अंदर होता है लोडिंग अनलोडिंग का, फ्लोएम का, उस काम को किसके द्वारा किया जाता है? कंपेनियन सेल्स के द्वारा किया जाता है। मैच्योर सीव ट्यूब जो मेंबर्स हैं वो उनके अंदर स्मॉल जो पोर्स वाला एरिया पाया जाता है जिसको सीव एरिया बोला जाता है, जिसको चालनी क्षेत्र बोला जाता है। एक या अधिक जो चालनी क्षेत्र है वो एंड वाल्व्स के ऊपर मिलकर सीव ट्यूब बनाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सीव प्लेट बोलते हैं। यानी कि एक या दो जो सीव मेंबर्स हैं, सीव ट्यूब मेंबर्स हैं, उनकी जो एंड वाल्स हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सीव प्लेट का निर्माण करते हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स जो है उनके अंदर थिकनिंग पाई जाती है, और इनका जो साइटोप्लाज्म है, पी प्रोटीन या साइटोप्लाज्म, वो एक सीव मेंबर से दूसरे मेंबर के अंदर जो फोर्स के द्वारा प्रवाहित होता है। सीव ट्यूब मेंबर्स लाइव होते हैं यानी कि ये जीवित प्रकार के होते हैं, और इनका फंक्शन जो है 1 से 3 साल तक पाया जाता है। कुछ पौधों के अंदर ये जैसे जो पाम्स वगैरह हैं इनके अंदर और भी ज़्यादा लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर सीव ट्यूब मेंबर्स के अंदर अगर देखें हम लोग तो मैच्योर सीव ट्यूब मेंबर जो हैं उनके अंदर कैलोज का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि कैलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो मार्जिन्स हैं पोर्स के या सीव ट्यूब के
उनके सीव प्लेट के ऊपर ये कैलोज प्लग्स की फॉर्मेशन करते हैं। धीरे धीरे यानी कि जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैलोज प्लग जो हैं वो बढ़ते जाए। कई बार जो प्रोटीन्स हैं वो भी सीव प्लेट के ऊपर इकट्ठे होते हैं। कैलोज जो है वो रैपिडली एजिंग के साथ में, जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाए, एजिंग यानी कि जो प्लांट की आयु है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कैलोज प्लग कैलोज का फॉर्मेशन है वो भी बढ़ता जाए। जो वुंड हीलिंग है उसमें भी कैलोज प्लग जो है उनका निर्माण होता है। स्ट्रेस जो यानी कि प्रतिबल है, यानी कि कई जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं जैसे पानी का कम होना, टेम्परेचर का अधिक होना, टेम्परेचर का कम होना, ऐसी स्थितियों में भी कैलोज की फॉर्मेशन होती है। और ये कैलोज प्लग जो हैं ये क्या काम करेंगे, ये सेल सैप के जो नुकसान है यानी कि जो लॉस है सेल सैप का उसको रोकते हैं। जिम्नोस्पर्म और फर्म्स के अंदर जो सीव सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। सीव ट्यूब मेंबर्स जो हैं वो क्या है, सीव सेल्स पाई जाती हैं। सीव सेल्स जो हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं इनके अंदर, और इनके जो एंड होते हैं वो टेपर्ड होते हैं। तो हमारे पास में जो सीव एरियाज हैं उनके अंदर सीव प्लेट नहीं पाई जाएगी, किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म और फर्न्स के अंदर। सीव सेल्स जो हैं वो उनका जो फंक्शन है वो सीव ट्यूब के जैसा ही होता है, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मैच्योरिटी के समय। जो एल्ब्यूमिनस सेल्स हैं जो सीव सेल्स के बराबर में पाई जाती हैं वो भी पाई जाती हैं। लिविंग सेल्स हैं जो इनके कंपेनियन सेल्स की तरह काम करती हैं। यानी कि आप अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में देखें तो मुख्य अंतर क्या पाया जाएगा फ्लोएम के अंदर, कि जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर सीव ट्यूब पाई जाती हैं और उनके साथ में कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं, जबकि जो जिम्नोस्पर्म और फर्न्स हैं यानी कि टेरिडोफाइट हैं उनके अंदर जो सीव सेल्स पाई जाएंगी सीव ट्यूब की जगह, और इनके साथ में कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस जो सेल्स हैं वो पाई जाएंगी। और ये कुछ साइज़ के अंदर छोटी होती हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स, और लिविंग सेल्स हैं और सीव सेल्स के बिल्कुल एडजेसेंट लगी हुई पाई जाती हैं। फ्लोएम फाइबर्स भी फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्लोएम फाइबर्स का निर्माण ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स पाई जाएंगी और इनके एंड कैसे होंगे, टेपर्ड होंगे। मैच्योर जो फाइबर है यानी कि मैच्योर फ्लोएम फाइबर है, जैसे रेमी प्लांट का बोहिमेरिया निविया, तो इसकी लंबाई लगभग 55 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। तो ये हमारे काफ़ी कमर्शियल यूज़ का फाइबर जो है वो प्रदान करता है, और इनके द्वारा जो रस्सियाँ हैं या जो कपड़ा है उसका निर्माण किया जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स सामान्यतः जो हैं वो जीवित प्रकार की कोशिकाएं हैं, और इनके अंदर फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाता है। यहाँ आप लोग देखें फ्लोएम के अंदर जैसे सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स तो आपको दिखाई दे रहा है। अब जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है उसका एक पार्ट हमारे पास में रहता है किस रूप के अंदर, आउटर कवरिंग के रूप में। तो एपिडर्मिस जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्योंकि इसके अंदर जो कोशिकाओं की जो प्रकार हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के अंदर आपने जैसे देखा आपके पास में गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिग्रेटरी टाइप के जो टिश्यू सेल्स हैं वो भी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। धन्यवाद।